नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक द हिंदू का डोरमेंट यानी इनएक्टिव पार्लियामेंट से संबंधित, और दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का बैड बैंक से संबंधित। इस साल के बजट में बैड बैंक का आइडिया सरकार की तरफ से प्रपोज किया गया। अभी तक हिंदू में आर्टिकल आया नहीं बैड बैंक से संबंधित, तो इंडियन एक्सप्रेस से निकाल के हम वो इशू डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आज देना है वो इसी आर्टिकल से संबंधित है, डोरमेंट पार्लियामेंट। इस आर्टिकल में बताया गया है कैसे पार्लियामेंट की जो वर्किंग है उसमें एफिशिएंसी नहीं देखने को मिल रही है पिछले 15-20 सालों में। इससे देश की जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर होती है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर ये देना है, क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना है कि हर 5 साल में इलेक्शंस हों और इलेक्शन में जो पार्टी जीते वो सत्ता चलाए, वो सरकार बनाए? क्या यहीं पर डेमोक्रेसी समाप्त हो जाती है? मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि आपके अनुसार सही टर्म्स में, सही मायनों में डेमोक्रेसी है क्या? बोर्ड आपसे पूछता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू यू, तो आप क्या आंसर दोगे? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट की वर्किंग में इनएफिशिएंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है M.R. माधवन के द्वारा, जो आपकी PRS वेबसाइट है ना, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं M.R. माधवन। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। अभी हाल ही में देखो पार्लियामेंट का बजट सेशन समाप्त हो गया। अपने तय सीमा से 2 हफ्ते पहले ही, ओरिजिनल जो प्लान था उससे 2 हफ्ते पहले ही बजट सेशन समाप्त हो गया। क्यों? इसके पीछे एक मुख्य रीज़न ये है, अभी देखो 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बहुत सारे लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर बिजी हैं। लेकिन देखो बात सिर्फ इस सेशन की नहीं है। 2020 में कोविड-19 के आने की वजह से लॉकडाउन लग गया था और जो बजट सेशन था उसे जल्दी समाप्त कर दिया गया था। और पिछले साल जब मानसून सेशन की बारी आई तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया कि कोविड-19 के चलते मानसून सेशन छोटा होना चाहिए। सोचा यह गया था मानसून सेशन 18 दिनों का होगा, लेकिन 10 दिनों के बाद ही काफ़ी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोरोना की खबरें आई और इस वजह से मानसून सेशन भी छोटा ही रहा पिछले साल। इवन विंटर सेशन को तो पिछले साल कैंसिल भी कर दिया गया। तो इन सब रीजंस के चलते अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में लोकसभा के सेशंस कन्वीन हुए सिर्फ 34 दिनों के लिए। यानी 34 दिनों के लिए लोकसभा की सीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई और राज्यसभा की सीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई सिर्फ 33 दिनों के लिए। अभी तक के इतिहास में ये सबसे कम है। देखो जब देश आज़ाद हुआ था तो शुरुआती सालों में पार्लियामेंट ऑलमोस्ट 150 दिनों के आसपास कन्वीन होती थी एक साल में। चलो मान लिया कोविड-19 है इसलिए सीटिंग्स बहुत कम दिनों के लिए रही, लेकिन एक पूरा ट्रेंड है, राइटर कहना चाहते हैं पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि पार्लियामेंट की वर्किंग इनएफिशिएंट हुई है। बात सिर्फ देखो वर्किंग डेज की नहीं है। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट बताया जाता है स्क्रूटिनी ऑफ बिल्स। देखो पार्लियामेंट में जो बिल्स प्रेजेंट किए जाते हैं उनकी ठीक से स्क्रूटिनी हो, छानबीन हो, इसके लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। जैसे प्रॉपर उस पर डिस्कशन हो, उसे सिलेक्ट कमेटी के पास में भेजा जाए या फिर जनता से राय मांगी जाए बिल के बारे में। इस प्रकार के काफ़ी प्रोविजंस हैं ताकि एक अच्छा बिल पार्लियामेंट से पास हो। लेकिन इस सेशन की बात कीजिए, अभी जो बजट सेशन समाप्त हुआ इसमें 13 बिल्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए। 13 में से कितने पार्लियामेंट्री कमेटी को पास भेजे गए? 0 आउट ऑफ 13। और काफ़ी बिल्स तो देखो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल एलजी को ज़्यादा पावर देता है दिल्ली की गवर्नेंस में और दिल्ली सरकार की पावर को कम करता है। और दिल्ली में टोटल जनता है 2 करोड़ के आसपास।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिल था, लेकिन इसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया, पास कर दिया गया एक हफ्ते के अंदर अंदर। 15 मार्च को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद 24 मार्च तक तो इसे राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, ये 1957 के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 को अमेंड करता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 15 मार्च को और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसे भी पास करवा लिया गया। ये जो बिल है ना, कैप्टिव माइंस के ऊपर कंडीशंस को थोड़ा और आसान बनाता है। कैप्टिव माइंस देखो वो माइंस होती हैं, जैसे आपका कोई स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट चलाने के लिए आपको कोल की आवश्यकता है मान लीजिए, तो आपने किसी कोल माइन को लीज पर लिया है, तो उस कोल माइन से आप जो कोयला निकालोगे उसे इस्तेमाल करोगे सिर्फ और सिर्फ अपने स्टील प्लांट के लिए। उस कोल माइन से आप कोयला निकालोगे, उसे आप बेचोगे नहीं, बेचोगे वो तो फिर नॉन कैप्टिव माइन हो जाएगा कि आप उसे बेचने के लिए निकाल रहे हो। लेकिन कैप्टिव माइंस मतलब आपने वो माइन लीज पे ली है सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, कि आप अपने किसी दूसरी कंपनी के लिए वो कोयला इस्तेमाल करोगे, वो माइन होगी कैप्टिव माइन। तो कैप्टिव माइन से संबंधित कंडीशंस को थोड़ा और लिबरल बनाता है ये बिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी एक हफ्ते के अंदर पास कर दिया गया। दूसरे एग्जांपल्स देखिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, ये एक नया गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए। 3 दिनों के अंदर अंदर पास हो गया। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021, ये इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की जो लिमिट है उसे इंक्रीज करता है। पहले 49% एफडीआई की लिमिट थी इंश्योरेंस कंपनीज में, अब इस लिमिट को इंक्रीज करके कर दिया गया है 74%। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बिल भी पास कर दिया गया। टोटल देखो 13 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनमें से 8 इसी सेशन में पास भी कर दिए गए। देखो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पार्लियामेंट की जो वर्किंग है वो इम्प्रूव हुई है, अब बिल जल्दी जल्दी पास होने लगे हैं। इतना जल्दी पास होने लगे हैं, ये वर्किंग इम्प्रूव होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये वो बात है कि पार्लियामेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ रही है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना पार्लियामेंट की, पूरा सोच समझ के बिल पास किए जाएं, जल्दबाजी में पास ना किए जाएं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं जो लॉस बनते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। तो इतना जल्दबाजी में बिल पास करवाना मतलब पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी जो है वो छोड़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। अब देखो कुछ और डेटा दिया जाता है। 14वीं लोकसभा में 60% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेजा गया था। 15वीं लोकसभा में 71% बिल्स को, और 15वीं लोकसभा में सिर्फ 27% बिल्स को भेजा गया पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास स्क्रूटिनी के लिए। और अभी जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा, अभी तक सिर्फ देखो 11% बिल्स को भेजा गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास। पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास बिल अगर भेजा जाता है तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। हमने पहले इससे संबंधित 2-3 आर्टिकल भी डिस्कस किए हैं। जैसे देखो पार्लियामेंट्री कमेटी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेहरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मीडिया नहीं होता, इसलिए कुछ एमपीज जो होते हैं अपनी ट्रू ओपिनियन देते हैं जिससे देश को फ़ायदा हो। अब पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा होता है, प्रोसीडिंग चल रही होती है लोकसभा में, सारी जनता देखती है, तो काफ़ी बार वो हल्ला करते हैं सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। लेकिन कमेटी में अंदर जाके जहाँ पे मीडिया नहीं होती, वो बिल की तारीफ भी करते हैं कि हाँ ये बिल अच्छा है, और सजेशंस भी देते हैं। इसके अलावा देखो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बिल को लेके एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकती हैं, जनता से उनकी राय मांग सकती हैं। कुल मिला के काफ़ी फ़ायदे होते हैं अगर बिल्स को भेजा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास। एग्जाम्पल दिया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड का, इसको भेजा गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, तो बिल का काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन पास हुआ बाद में। सरकार जो वर्जन लेके आई थी वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कमेटी ने काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी और उन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया फाइनल बिल जब पास हुआ। उसी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट, ये भी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद पास हुआ, तो अच्छा एक्ट बना मोटर व्हीकल एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, काफ़ी बिल्स को तो सरकार मनी बिल के तौर पे टैग करके पास करवा देती है। सरकार को लगता है कि मनी बिल के तौर पे बिल को पास करवाया जाएगा, तो राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता नहीं है, राज्यसभा सिर्फ मनी बिल के ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकती हैं। अब कायदे से वो बिल मनी बिल होते नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिब्यूनल
को रीस्ट्रक्चर करने से संबंधित एक बिल था, उसको भी मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया गया। आधार एक्ट है, इसको भी सरकार ने मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया। आधार से संबंधित जो बिल था, जब देखो मनी बिल के तौर पे पास करवाया गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया था। लेकिन देखो इस साल भी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट संबंधित जो बिल है वो मनी बिल के तौर पे पास करवाया गया। राज्यसभा सिर्फ इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दे इसकी, राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता नहीं थी इसे, जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही थी इस एक्ट में अमेंडमेंट का। तो राइटर सजेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी सरकार इस प्रकार से किसी भी बिल को मनी बिल के तौर पे पास ना करवा सके। मतलब अनरिलेटेड इशू है लेकिन फिर भी उसे मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया गया। अब जैसे देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, आधार से संबंधित बिल हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 है, कायदे से ये मनी बिल से संबंधित इशू नहीं है लेकिन सरकार ने पास करवा दिए ताकि राज्यसभा से पास करवाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके बाद बात की जाती है बजट में डिस्कशन कैसा हुआ। ये तो बजट सेशन था, इसमें देखो ये डिसाइड किया था कि 5 मिनिस्ट्रीज के कामकाज के बारे में, उनके बजट के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन फाइनली 3 मिनिस्ट्रीज से संबंधित डिटेल डिस्कशन हुई और 76% जो बजट है वो तो देखो बिना किसी डिस्कशन के ही अप्रूव कर दिया गया। और जैसा हमने शुरुआत में कहा कि बात सिर्फ देखो इस बजट सेशन की नहीं है, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 15-20 सालों में। पिछले 15-20 सालों में ऐसा देखा गया है कि 70 से लेके 100% जो बजट है वो बिना डिस्कशन के ही अप्रूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इशू है एब्सेंस ऑफ ए डिप्टी स्पीकर। संविधान का आर्टिकल 93 ये कहता है जैसे ही लोकसभा गठित होगी जल्द से जल्द हाउस में से 2 मेंबर्स को चुना जाएगा, एक को स्पीकर के लिए और दूसरे को डिप्टी स्पीकर के लिए। यूजली देखो डिप्टी स्पीकर को लोकसभा गठित होने के 2 महीने के अंदर अंदर चुन लिया जाता है। एक एक्सेप्शन रही 1998-1999 में, उस समय 269 डेज के बाद यानी लोकसभा को गठित हुए 270 दिन हो गए थे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर को चुना गया। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। अब देखो 2 साल पूरे होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 साल मतलब 365 × 2। अभी तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो खाली है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार या फिर जो अलायंस है एनडीए का वो सीरियस नहीं ले रहा है पार्लियामेंट को, तभी तो 2 साल हो गए डिप्टी स्पीकर का पद खाली ही पड़ा है। इसके बाद बात की जाती है मानसून सेशन 2008 की। देखो आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी 2008 में तो न्यूक्लियर डील को लेके नो वोट कॉन्फिडेंस हुआ था। सरकार बच गई थी, सरकार गिरी नहीं थी। लेकिन उस समय एक रूल है पार्लियामेंट का, मैं आपको बताऊं, एक ही सेशन में 2 बार नो वोट कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। मतलब एक सेशन में एक ही बार नो वोट कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो मानसून सेशन जब चल रहा था ना 2008 में, एक बार तो नो वोट कॉन्फिडेंस आ चुका था जिससे यूपीए की सरकार जीत चुकी थी। लेकिन ऐसा माहौल लग रहा था कि अगले सेशन में भी एक बार फिर से नो वोट कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो फिर यूपीए की सरकार ने क्या किया, मानसून सेशन को ख़त्म होने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको ये आभास हो गया था ये सेशन ख़त्म होने के बाद विंटर सेशन में फिर से नो वोट कॉन्फिडेंस आएगा। तो उन्होंने विंटर सेशन को होने ही नहीं दिया, वो इसी मानसून सेशन को एक्सटेंड करते रहे थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद। उस समय भी 17 मिनट्स के अंदर 8 बिल्स पास हो गए थे, क्योंकि सरकार जल्दबाजी में थी और 17 मिनट के अंदर अंदर 8 बिल्स उन्होंने पास करवा दिए। अगली जब लोकसभा गठित हुई 2009 से लेकर 2014 के बीच, वो यूपीए 2 की सरकार थी। उस समय क्या हालात थे आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन चला था 2011 में, काफ़ी सारे करप्शन के स्कैंडल्स सामने आ रहे थे, पूरी तरह से पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। मतलब सरकार की बेइज्जती हो जा रही थी, कोई जवाब नहीं दे रहा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था और जो विपक्ष था बहुत ज़्यादा आक्रामक था। तो उस समय पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होता था।
मतलब बीजेपी समेत दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में काफ़ी डिसरप्शन करते थे और पार्लियामेंट चलने नहीं देते थे। 2014 के बाद से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पार्लियामेंट में डिसरप्शन कम हुआ है। लेकिन देखो, डिसरप्शन तो कम हुआ है, बट जैसा हमने इस बिल में काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस किए, बिल्स को भेजा नहीं जा रहा है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास, पर्याप्त मात्रा में डिस्कशन नहीं हो रही हैं। फिर डिसरप्शन कम होने का फ़ायदा क्या हुआ? जब बिल्स की स्क्रूटनी ही नहीं अच्छे से हो पाएगी, जो कि पार्लियामेंट का मेन काम है, तो फिर जो विजन रखा था संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट के बारे में, वो विजन तो सफल नहीं होता है। कंक्लूजन में भी यही कहा जाता है, हमारी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का सेंट्रल रोल है। सरकार की जवाबदेही फिक्स करने का काम करती है पार्लियामेंट। एक्सपेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट से कि सभी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स को डिटेल में एग्जामिन किया जाए, बारीकियों को समझा जाए और प्रॉपर एक्शन लिया जाए उसके ऊपर। लेकिन पार्लियामेंट अपने मैंडेट को पूरा कर सके, इसके लिए ये चाहिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो एमपीज़ हैं वो अच्छी रिसर्च कर सकें। एमपीज़ को सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है इश्यूज़ को एग्जामिन करने के लिए। इसके साथ साथ जो बिल्स या फिर बजट्स हैं उनको एग्जामिन किया जाए, कमेटीज़ के द्वारा पब्लिक फीडबैक भी लेना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट की वर्किंग से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बैड बैंक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बैड बैंक का कंसेप्ट हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। देखो, मान लीजिए आपके मोहल्ले में आपने एक पर्सन को लोन दिया 1 करोड़ का, जिसका नाम है महेश। 1 करोड़ का लोन आपने दिया इंटरेस्ट समेत। महेश को वो लोन आपको चुकाना है 1.5 करोड़ रुपए 5 सालों के अंदर अंदर। 1 करोड़ पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना, तो 5 सालों के अंदर अंदर 1.5 CR महेश को चुकाने हैं आपको। लेकिन 1-1.5 साल तक महेश ने 50 लाख रुपए तो चुका दिए। उसके बाद महेश लोन आपको वापस कर नहीं रहा है, आनाकानी कर रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, जबकि आपको ये लगता है कि महेश आनाकानी कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, जो भी है, मतलब महेश लोन दे नहीं रहा है आपको। तो आपके पास और भी काम है, आप पढ़ाई भी करते हो, आपकी दूसरी जगह बिजनेस भी चलते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी महेश पे इन्वेस्ट करो कि हाँ भाई महेश मेरा लोन वापस कर दे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके और बहुत सारे काम हैं आपके पास में। तो आप जाते हो अपने मोहल्ले में एक दूसरे पर्सन के पास जिसका नाम है बख्तावर। बख्तावर थोड़ा विलन टाइप का है, पूरी मसल्स बना रखी हैं, नाम भी खराब है, नाम ही बैड बॉय है, उससे लोग डरते हैं। तो आप जाते हो बख्तावर के पास कि देखो भैया मुझे लोन लेना है 1 करोड़ का महेश से, वो मुझे तो दे नहीं रहा है, आप एक काम कर लीजिए, आप मुझे 30 लाख रुपए दे दीजिए। बदले में अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप महेश से कितने पैसे वसूलते हो। मुझे लेना है 1 करोड़, 1 करोड़ के बदले आप मुझे 30 लाख दे दीजिए। अब अगर आप महेश से 40 निकलवा सकते हो तो 10 आपका, 50 निकलवा सकते हो तो 30 से ऊपर 20 का, मुझे 30 दे दीजिए। मेरा महेश से रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जो वसूलना है आपको ही महेश से वसूलना है। यानी पहले जो आपका लोन महेश से लेना था 1 करोड़ का, अब आपने सर डाल दिया बख्तावर के। अब वो बख्तावर की जिम्मेदारी होगी। बख्तावर ने वो बैड एसेट यानी 1 करोड़ का जो आपका बकाया था वो आपसे परचेज कर लिया 30 लाख में। अब ये बख्तावर की स्किल्स पर डिपेंड करता है, वो कितना महेश को डरा पाता है या फिर प्यार से समझा पाता है कि वो कितना लोन वसूल पाएगा महेश से। हो सकता है कि पूरा का पूरा 1 करोड़ वसूल ले तो फिर 70 लाख की बचत हो जाएगी बख्तावर को। हो सकता है कि 40 लाख वसूल पाए तो फिर 10 लाख की बचत हो जाएगी। हो सकता है कि महेश ना ही दे तो फिर बैड बैंक को नुकसान हो जाएगा, बख्तावर को फिर 30 लाख का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बख्तावर 30 लाख रुपए तो आपको दे ही चुका है उस लोन के लिए। समझ गए? सिंपल भाषा में बोले तो लोन आपका बकाया था महेश के ऊपर 1 करोड़ का, लेकिन मिल नहीं रहा था आपको, तो वो 1 करोड़ का बैड लोन आपने बेच दिया बख्तावर को। कितने में? 30 लाख में। अब बख्तावर पे डिपेंड करता है कि वो महेश से कितना पैसा वसूल पाता है। जितना ज्यादा वसूल पाएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा बख्तावर को। यही कंसेप्ट है बैड बैंक का। हुआ क्या, कोविड-19 के चलते बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था वो देखो और भी ज्यादा बढ़ गया।
अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकों का ज़्यादा होता है ना, ये एक बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं होता फर्दर लोन देने के लिए, और अगर बैंक लोन देंगे नहीं तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ देखो तभी ज़्यादा होंगी ना, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें नई कंपनीज़ को, या फिर वो कंपनीज़ जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती हैं उन्हें क्रेडिट दे बैंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट हों। लेकिन बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा होगा तो बैंकों के पास पैसा होगा नहीं क्रेडिट देने के लिए, और ये इकोनॉमी के लिए चिंता का विषय होता है। तो ये बैड बैंक क्या करेगा, बैंक जो होते हैं ये देखो अपने डेली कामकाज में बिजी होते हैं। विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग लोन ले लेते हैं, वापस नहीं चुकाते, और बैंकों के पास इतनी एक्सपर्टीज होती नहीं, या फिर यूं बोले कि इनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हाँ वो पूरी एनर्जी लोन की रिकवरी पे ही लगा दें। तो बैंक क्या करेंगे, बैड बैंक को अपना जो लोन है ना, बैड लोन, वो बेच देंगे कि भैया हम तो नहीं निकलवा पा रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट पे हम आपको बेच देते हैं, अब आप निकलवा लीजिए इनसे लोन, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों से। तो बैड बैंक क्या करेगा, बैंकों से लोन परचेज कर लेगा डिस्काउंट पे, और बाद में वो लोन रिकवर करने की कोशिश करेगा उन लोगों से जो लोन चुका नहीं रहे हैं। ये बैड बैंक जो होगा ये कोई आम बैंक नहीं होगा कि हाँ SBI की तरह आप इसमें जाके पैसा जमा करवा सकोगे, ऐसे कोई काम नहीं करेगा। ना ही ये बैड बैंक क्रेडिट देगा यानी लोन देगा, सिर्फ इसका एक ही मकसद होगा कि बैंकों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीदना डिस्काउंट पे और बाद में लोन रिकवरी करना। अब देखो हम बैड बैंक के मेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है, बैंक्स का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको खुद से रिकवरी नहीं करनी पड़ेगी। उनका जो बैड लोन है वो ट्रांसफ़र हो चुका है अब बैड बैंक को। बैड बैंक की सरदर्दी है कि वो कैसे लोन वापस लेंगे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों से। तो ये पहला फ़ायदा है, बैंक्स का बर्डन कम हो जाएगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमें बताता है कि ये कंसेप्ट सफल हुआ है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो बैड बैंक के आइडिया पर आधारित ही यूएसए ने एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था, ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम यानी TARP। इसमें सभी बैड लोन्स को कंबाइन कर दिया गया था एक सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी के अंतर्गत। बाद में जर्मनी, जापान जैसे देशों में भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट मेरिट है प्रोवाइडिंग लैंडिंग लिवरेज टू बैंक्स। देखो जब बैंक्स अपना जो बैड लोन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो बैड बैंक को बेच देंगे, बेशक डिस्काउंट में बेचा है, लेकिन पैसे तो मिलेंगे ना। पहले तो बैंकों का जो लोन था वो फंसा हुआ था, मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अब उन्होंने अपना जो बैड लोन है वो बेच दिया बैड बैंक को, तो कुछ तो पैसे मिले ना। कुछ पैसे मिले तो उसको अब लोन के तौर पे फर्दर फ्रेश लोन आप वो दे सकेंगे, क्योंकि उनको पैसा मिल गया है, तो इससे उनकी लैंडिंग लिवरेज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ क्रेडिट फ्लो पोस्ट कोविड। कोविड के बाद अगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स अपना बैड लोन बेच सकेंगे बैड बैंक को, तो उनके पास पैसे आएंगे और क्रेडिट का फ्लो इंक्रीज होगा, देश की इकोनॉमी फिर से पटरी पर आएगी। इसके बाद है स्पेशलाइजेशन लीड्स टू फास्ट रिकवरी। अब उस एग्जाम्पल में हमने समझा कि बख्तावर जो है वो मसल मैन है, उसके पास स्किल्स हैं लोन निकलवाने की, तो उसी प्रकार से जो ये बैड बैंक होगा ना, इसके पास स्पेशलाइजेशन होगी, इसका मेन काम ही ये होगा रुका हुआ जो लोन है उसे निकलवाना साम दाम दंड भेद से। तो फिर स्पेशलाइजेशन जब देखो किसी के पास होगी तो वो तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेगा ना, तो बैड बैंक ज़्यादा लोन निकलवा सकेगा डिफॉल्टर से। इसके बाद नेक्स्ट मेरिट है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। देखो अगर ज़्यादा लोन की रिकवरी होगी तो फाइनेंशियल सेक्टर की जो हेल्थ है वो भी तो इम्प्रूव होगी ना, क्योंकि पैसा बाहर आएगा बैंकों के पास में और सर्कुलेशन जो है मनी का इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स। बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनका तो लोन रुका हुआ था, इतने सालों से आ ही नहीं रहा था, जबकि बैड बैंक ने उनका बैड लोन परचेज कर दिया, इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी। कई बार देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार बैड बैंक बैड लोन क्यों खरीदेंगे बैंक से, तो उसका रीज़न तो देखो यही है प्रॉफिटेबिलिटी। डिस्काउंट पे परचेज करेंगे ना बैड बैंक लोन्स बैंक से। अब आपने बख्तावर को बैड लोन दिया तो वो डिस्काउंट पे दिया ना, आपको 1 करोड़ रुपए का लोन लेना था महेश से जो बकाया था,
और आपने 30 लाख में वो बेच दिया बख्तावर को, तो उसने डिस्काउंट पे लिया, वो प्रॉफिट कमा सकता है, इसीलिए वो लोन परचेज करेगा। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला डीमेरिट तो ये है, देखो प्रॉब्लम की शिफ्टिंग वाली बात हो गई। पहले प्रॉब्लम आपके ऊपर थी, आपकी सरदर्दी थी कि महेश जो है वो आपको लोन दे नहीं रहा है वापस, लेकिन आपने वो सरदर्दी ट्रांसफर कर दी बख्तावर को, प्रॉब्लम को आपने शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा ही हो सकता है जब बैड लोन्स परचेज करेगा बैंक से, तो हो सकता है कि वो भी लोन की रिकवरी ना करवा पाए। तो इसलिए बस प्रॉब्लम शिफ्ट हो गई, पहले बैंक्स के ऊपर थी, अब बैड बैंक्स के ऊपर आ गई। नेक्स्ट इशू है टाइट फिस्कल पोजीशन। क्वेश्चन उठता है पैसे कौन देगा बैड बैंक को, बैड बैंक के में किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। अभी तो देखो सरकार इस्टेब्लिश करना चाहती है बैड बैंक, सरकार चाहती है कि शुरू में तो थोड़ा बहुत हम पैसा लगा देंगे, लेकिन बाद में विभिन्न बैंक्स को और दूसरे इन्वेस्टर्स को आना पड़ेगा इस बैड बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कौन इन्वेस्ट करेगा इस बैड बैंक में, कौन रिस्क मोल लेगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। मतलब बख्तावर जैसे बंदों को ढूंढना भी तो आसान काम नहीं है ना। इसके बाद नेक्स्ट है रेकलेस लेंडिंग। देखो ऐसा हो गया ना तो फिर बैंक्स भी अंधाधुंध उधार देने लगेंगे, उन्हें लगेगा अरे हमारा क्या जाता है, अगर सामने वाले ने लोन वापस नहीं दिया तो फिर हम वो लोन ट्रांसफ़र कर देंगे बैड बैंक को। तो फिर मोरल हजार्ड है यहाँ पे, वो अंधाधुंध लोन देने लगेंगे, ज़्यादा लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील होगा, ध्यान नहीं रखेंगे वो, उन्हें लगेगा कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, हम बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर देंगे लोन। नेक्स्ट है नो क्लियर प्रोसीजर। कितने डिस्काउंट पे लोन ट्रांसफ़र होगा, क्या ये केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड होगा, ये सब चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हुई हैं। इसके अलावा देखो 2-3 और डिमेरिट भी बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो आपने अपना लोन बैड लोन बेच दिया बख्तावर को, अब बख्तावर अगर महेश को मार पीट के लोन निकलवाएगा, ये तो एथिकली सही नहीं है ना। उसी प्रकार से बैंक्स ने मान लीजिए अपना लोन बेच दिया बैड बैंक को, और बैड बैंक के द्वारा कुछ हार्श मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कठोर मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है लोन रिकवरी के लिए, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कल को जो ऐसे बिजनेसमैन जो जेन्युइनली लोन वापस करना चाहते थे लेकिन उनका बिजनेस ठप हो गया, नहीं कर सके, वो ऑनेस्टी से वो करना चाहते थे, तो फिर ऐसे लोग घबराएंगे कि नहीं अगर लोन नहीं चुका पाए तो ये बैड बैंक वाले तंग बहुत करेंगे, समाज में जीना मुश्किल कर देंगे, इसलिए हम लोन नहीं लेंगे। बिजनेसमैन अगर लोन नहीं लेंगे तो इकोनॉमी के पहिए घूमेंगे कैसे, ये डिमेरिट है। दूसरी डिमेरिट जो यहाँ पे बतानी है वो प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित। जब देखो ये बैंक्स बैड बैंक्स को अपना बैड लोन बेचेंगे तो वो डिस्काउंट पे बेचेंगे ना, तो फिर उनकी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। आपने बख्तावर को लोन बेचा तो 30 लाख में बेच दिया, लोन लेना था महेश से 70 लाख का, 1 करोड़ का, तो 70 लाख का तो नुकसान आपने झेला ना, यानी बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित होगी। कंक्लूजन में कहा जा सकता है देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वर्किंग में रिफॉर्म्स लाने जरूरी हैं, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। जब तक फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे वर्किंग में, तब ऐसे सॉल्यूशंस आते रहेंगे, कभी बैड बैंक्स, कभी प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया बैड बैंक के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।